हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार। और आप लोग जो प्यार मुझे दे रहे हैं, यानी मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन बस यही कहूँगी कि आप थोड़ी सी मेरी हेल्प और कीजिए। हेल्प आप ऐसे कर सकते हैं मेरी कि आप जो है मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये जो हमारी फैमिली है ना, ये आराम से और बड़ी हो सके। बस यही थोड़ी सी जिसे बोलते हैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा, बाकी आपकी मर्जी। तो हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें फ्रॉम 1 मंथ टू फ्रॉम 9 मंथ हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि 7 मंथ तक की बात हमने कर ली है कि 7 मंथ तक में बेबी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर क्या डिफिकल्टी फेस कर रही है। तो ये सब कुछ जो है वो हम देख चुके हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं 8th मंथ की। ठीक है, कि 8वें महीने में बेबी को का जो डेवलपमेंट है वो कितना हो चुका है, माँ जो है वो क्या क्या फील कर रही है, ये सब कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेबी की बात करें तो जो हमारा बेबी है उसका वेट है 2 से 2.5 किलो तक हो जाता है। कुछ कुछ लोगों में जो है वो 2.5 किलो से भी ज़्यादा, लगभग 2.25 किलो तक का भी हो जाता है। एक्चुअली जिनका बेबी लगभग 4 किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, पैदा होता है, यानी बर्थ लेता है, तो उनका वेट जो है वो 8वें महीने में भी उनके बेबी का जो है वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। नॉर्मली जो वेट है वो 2.5 किलो तक का माना जाता है, इतना बेबी का वेट होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि हमारे बेबी की लंबाई कितनी हो गई है, लेंथ कितनी हो गई है, तो वो 16 टू 17.5 इंचेस तक होती है। लेकिन ये भी जो है इस महीने से लेके अगले महीने तक में वैरी करेगा, क्योंकि ये जो हाइट है और ये जो वेट है अब क्या है, ये जेनेटिक हो जाएगा। अभी तक जो था वो एक लगभग सभी बच्चों में लगभग थोड़ा भी 19-20 चल रहा था, लेकिन अब क्या है, अब जो है ये चेंजेस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे ये थोड़ा जेनेटिक हो जाएगा। अगर मदर फादर लंबे हैं तो बेबी की लंबाई जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि मदर की काफी सारी सिचुएशन पे। तो ये सारा जो चेंज है वो आपको बेबी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बेबी के जो लंग्स हैं अब उनकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी है, तो मतलब आपका बेबी जो है वो अगर इस समय भी बाहर आ जाता है तो वो सांस लेने में बिल्कुल ही एबल होगा, आराम से वो सांस ले पाएगा, उसको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होने वाली, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ये सारी चीजें आपके बेबी में हो रही होंगी। इस समय जो है वो आपके बेबी का जो मूवमेंट है वो आपको थोड़ा सा कम फील होना स्टार्ट हो जाएगा इस समय से, 8वें महीने के लास्ट से या 8वें महीने के मिड से। उसके पीछे रीजन ये है कि बेबी के आसपास जो वाटर होता है, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। और बेबी जो है वो काफी बड़ा हो गया होता है, लगभग गर्भाशय की पूरी साइज का हो गया होता है, तो इसलिए जो है उसको मूवमेंट करने के लिए उतना स्पेस मिलता नहीं है। तो आपको जो है उसके हाथों पैरों का जो मूवमेंट है वो फील हो सकता है, लेकिन जो बेबी पूरा टर्न करता है तो वो फील नहीं हो पाता। तो मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी आपकी जो है इस टाइम से कम होने लगती है। ये सारी तो रही बेबी की बात। अगर हम बात करें मदर की कि अब माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये वो महीना है जब से आप ये फील करना स्टार्ट करेंगी कि मतलब अब बहुत हो गया, अब बेबी जल्दी से बाहर आ जाए, ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इस समय जो है मदर को जो है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, क्योंकि बेबी जो है जिसे बोलते हैं बेबी ड्रॉप होना, या बेबी का जो है वो नीचे आना, यानी उसका हेड नीचे होना, ये जो है इस मंथ के लास्ट में होता है, ठीक, या 9 मंथ के जो है स्टार्टिंग में होता है। कुछ लोगों में तो डिपेंड करता है कि कैसा आपके में हो रहा है। लेकिन अभी जब तक आपका बेबी का हेड नीचे नहीं हुआ है, हेड डाउन पोजीशन में वो नहीं आया है, तब तक आपको जो है अपना जो गर्भाशय है वो बिल्कुल यहाँ ऊपर यहाँ तक फील होगा। और आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप थोड़ा सा ही बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि सांस फूलने लगी है, आपको थकावट होगी, आपको चलने फिरने में डिफिकल्टी होगी, आपको लेटने में, बैठने में, करवट लेने में, पेट के साइज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं, आपको नींद आने में जो है वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस समय जो आपका पेट है वो काफी बढ़ चुका है, तो आप करवट इधर से उधर लेना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से नींद की भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और अगर बात की जाए कि दर्द की, तो ऑब्वियसली जो आपका दर्द है, यानी कि जो आपके कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, या जो आपका प्राइवेट एरिया है वहां पर भी धीरे धीरे हल्का हल्का सा जो पेन है वो इस मंथ के लास्ट से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और फॉल्स लेबर पेन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि फॉल्स लेबर पेन जो है वो आपके 7 मंथ से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस महीने में वो और हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, आपको थोड़ा सा
समझना है कि डिफरेंस क्या है फॉल्स लेबर पेन में और रियल लेबर पेन में। जो रियल लेबर पेन होता है वो आराम कर लेने से, सो लेने से, पोजीशन चेंज कर लेने से, ये सब करने से उसमें आराम नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, उसका जिसे बोलते हैं टाइम जो है वो शॉर्टर होता चला जाता है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें बस यही होता है कि जब आपका पेट स्टिफ हुआ या आपको अगर पेन हो रहा है तो वो जिसे बोलते हैं वो समय के साथ बढ़ता नहीं जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। और आपने अगर पोजीशन चेंज कर ली, आप खड़े हो तो आप बैठ गए, आप बैठे हो तो आप खड़े हो गए, आप थोड़ा सा लेट गए, मतलब आपने अपनी पोजीशन जो है इधर उधर थोड़ा सा चेंज की तो आपको आराम मिल जाता है, आपका पेट जो है वो भी हल्का सा नरम हो जाता है और आपको पेन में भी आराम मिल जाता है। तो ये होता है आपका फॉल्स लेबर पेन। और जो ट्रू लेबर पेन है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रू लेबर पेन कैसा होता है। अब अगर हम बात करें तो इस समय एक जो चेंजेस आपके अंदर और आ रहा है बहुत बड़ा, वो ये होगा कि इमोशनल चेंज जिसे बोलते हैं। इमोशनली जो है वो अपने आप को बहुत वीक आप महसूस करेंगे कि अभी आपको लगेगा, ये टेंशन होगी कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन होगा, कैसे होगा। अगर पहली बार है ये तो आपके लिए नया नया एक्सपीरियंस होगा, तो आपको ये बार बार आपके दिमाग में आएगा कि कितना पेन होगा, मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं बेबी हेड डाउन पोजीशन में आएगा या नहीं, कहीं ब्रीच पोजीशन में तो नहीं रह जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, मैं कैसे करूंगी। उसके बाद की सारी चीजें लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो इमोशनली कभी आप वीक फील कर सकते हो, कभी ठीक रह सकते हो। तो इमोशनली जो है वो आपके साथ बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी, होंगी इस महीने में और इसके बाद वाले महीने में भी। इस महीने आपको इचिंग की जो आपकी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, क्योंकि आपका जो स्टमक एरिया है वो अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, तो आपकी स्किन जो है वो और इलास्ट हो रही है। तो ऐसे में आपको इचिंग की जो प्रॉब्लम है वो इस महीने और बढ़ सकती है। तो मैंने बार बार कहा है कि आपको अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, अपने स्टमक एरिया को भी। उसमें तो आपको मैंने क्रीम वगैरह बताई है, वो आप ले सकते हो, या अदरवाइज मार्केट से कोई भी क्रीम या डॉक्टर से पूछ करके कोई भी क्रीम आप ले सकते हो, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली जैसा कि आप पेट में कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपको मसाज, बिल्कुल वैसी ही मॉइस्चराइजेशन जो है वो आपको अपने ब्रेस्ट एरिया पे ही भी करना है। मैं बार बार कहती हूँ, एक बार आप पेट वाला जो हिस्सा है यानी पेट पे क्रीम लगाना, उसको मॉइस्चराइज करना भूल भी सकते हो, लेकिन ब्रेस्ट वाले एरिया को तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। उसके पीछे रीजन है कि अगर पेट में अगर आपने नहीं किया तो आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होगी। मतलब उससे आप बहुत ज्यादा सफर नहीं करने जा रहे, वो आपको पेन नहीं देने वाला, दर्द नहीं देने वाला। लेकिन अगर आपने ब्रेस्ट एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया है, मसाज नहीं किया है, उसकी क्लीनिंग नहीं की है, कोई वहां पे इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि बहुत से लोगों में क्या है हल्का हल्का सा जो श्राव है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में ये नॉर्मल है, हो सकता है। और अगर नहीं हो रहा है तब भी नहीं घबराना है कि नहीं मेरे में तो हो नहीं रहा है, तो वो नहीं भी हो और हो भी, तो दोनों कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो ऐसे में क्या है, आपको अपने ब्रेस्ट की बहुत ज्यादा केयर करनी है। उसके पीछे रीजन इतना ही है कि अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में बेबी के बर्थ के बाद जब आप उसको फीड कराते हो तो उस समय आपको बहुत 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 ज्यादा रिलीफ फील होगा, आपको पेन नहीं होगा, आपको कट्स नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को फीड कराने में। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें कि जो यूरिन वाली प्रॉब्लम थी, वो आपकी जो जल्दी जल्दी यूरिन आने की प्रॉब्लम थी वो तो है ही, साथ ही साथ इस यूरिन प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई है। वो ये हो गई है कि कभी आप तेजी से हंस देते हो या फिर रो देते हो या आपको छींक आ जाती है या खांसी हो जाती है, तो आपका जो यूरिन है वो अपने आप लीक हो जाता है, यानी छूट जाता है, सम ड्रॉप्स ऑफ यूरिन जो है वो निकल जाता है। तो आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो अगर बेबी का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है वहां पर, तो इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि आपके साथ ये ऐसा हमेशा रह जाएगा। जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं बॉडी में, तो इनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और अगर बात करें खाने पीने की, तो खाने पीने में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप रिच फाइबर वाली फूड लीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, अच्छे अच्छे विटामिन लीजिए। इस समय से आपको जो है अपना कैल्शियम भी अच्छा रखना है। डॉक्टर से बात करके कोई ऐसा आप शेक ले लीजिए या कोई ऐसा पाउडर ले लीजिए जिसको आप आराम से ले सके, जिससे जो है आपको आपके मिल्क प्रॉब्लम भी ना हो, यानी आपका अच्छे से जो अगर विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में भरपूर रहते हैं तो आपको मिल्क की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, यानी अच्छी मात्रा में आपका जो मिल्क है वो
होगा जो कि आप अपने बच्चे को फीड करवा पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखने के साथ साथ कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि इस समय आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि मेरी जो डिलीवरी है वो कभी भी हो सकती है। मतलब ये आज हो जाए, कल हो जाए, या अभी मैं बैठी हूँ, मतलब आप मेरे वीडियो देख रहे हो और आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद आपको फील होना स्टार्ट हो जाए कि नहीं पेन हो रहा है या फिर वाटर लीकेज हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हो और अपना बैग जो है वो तो आपको डेफिनेटली पैक कर ही लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं पैक किया है तो अब ये आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा मंथ है जिसमें जो है वो प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है। जो डॉक्टर बताते हैं 9 मंथ और कुछ 7 डेज और, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी वहाँ पर जाकर ही हो, यानी कि बच्चे की जो डिलीवरी है वो उस डेट पर ही हो। काफ़ी बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पहले ही डिलीवरी हो जाती है, और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स ने जो डेट बता रखी है उस डेट पे भी डिलीवरी नहीं होती है, यानी कि वो डेट भी क्रॉस कर जाती है। तो ऐसे में आपको इमीडिएट अगर आपकी डेट क्रॉस कर रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसके बाद जो है वो हम बेबी को पेट में नहीं रख सकते, कि उसके बाद जो है वो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिलता है बेबी को। इसलिए उसको उस डेट से, यानी जो डॉक्टर आपको डेट दे रहे हैं ना, वो आपके बेबी का पेट में होने का लास्ट डेट है। उसके बाद बेबी पेट में नहीं हो सकता है, ये उनके अकॉर्डिंग ये डेट होती है। ठीक, बाकी 1-2 दिन इधर उधर, तो इसलिए आप जो है ध्यान रखोगे तो अपना बैग पैक अच्छे से कर लोगे। अपनी सामान, जब आप अपनी जरूरत की चीजें अपने हिसाब से रखोगे तो वहां पे भी आप कंफर्टेबल होगे। आप देखिए, जो अपने लिए ड्रेस रखिए, जो नाइटी रखिए, कोशिश कीजिए कि वो फ्रंट ओपन हो यहाँ से, तो आपको फीड कराने में भी आराम होगा। और ऐसा बिल्कुल सिंपल गाउन लीजिए, एकदम कॉटन कपड़े का लीजिए, ताकि आपको भी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, और बेबी जब फीड करे तो, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो फीड करने में। ठीक, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये आपको ये करनी है कि इस समय आपको एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है शाम के 7, 7:30 बजे तक लेटेस्ट 8, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, इतने बजे तक आप खाना खा लो। बाद में हाँ, अगर आप और ज़्यादा देर तक जगते हो, 11 बजे तक, 12 बजे तक या उससे भी ज़्यादा, तो अपने पास थोड़ी सी स्वीट रखो। तो आप चाहे चॉकलेट रखो या डार्क चॉकलेट, कुछ ऐसी चीज़ें रख लो जो आप ले सको, आराम से ले लो थोड़ा सा, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख लो। तो ये सारी चीज़ें रखो, लेकिन खाना जो है वो आप कोशिश करो कि जल्दी खा लो, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा बहुत जेंटल वॉक अगर आप कर सकते हो तो करो। और इस महीने जो है आपको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि एक्सरसाइज आपको कोई वीडियो देखकर या कोई योगा क्लास चल रही है उसमें जाकर नहीं करना है, जब तक कि आपकी गायनी आपको सजेस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं प्रेगनेंसी में जहाँ पर एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली मना होता है। तो इसलिए जो है आपको पहले पूछना है, पता करना है अपनी गायनी से कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो ही आप कर सकते हो। हाँ, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलग है जो कि सभी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है उसकी भी टेक्निक होती है, उसको भी एक तरीका होता है करने का, तो उसको भी आप आराम से सीख कर तो ही करो। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हो गई है ना, ये सारी चीजें, योगा हो गया, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको पहले अपनी गायनी से पूछना है, और अगर वो परमिशन देती है तो वो करना स्टार्ट कर देना है। ठीक, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये कहूँ कि अगर एक जिसके बारे में ये मिथ है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो मदर जब तक दूध पिला रही होती है, बेबी को फीड करा रही होती है, तब तक जो है वो दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लेडी को जो है वो पीरियड्स आ भी नहीं रहे हैं और वो फीड भी करा रही है, तभी भी वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। इसलिए ये सबसे राइट टाइम है कि जब आप अपनी गायनी के पास जाओ तो उनसे बर्थ कंट्रोल के बारे में जरूर बात करो कि सबसे बेस्ट वे कौन सा हो सकता है जो हम अभी अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डिलीवरी के बाद। अगर सिजेरियन हुआ तो, और अगर नॉर्मल हुआ तो, दोनों केसेस की आप बात करो कि हम कौन सा बर्थ कंट्रोल जो है वो अपना सकें। इसके बारे में जरूर आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना है। और अगर ये आपका सेकंड बेबी है या जितने बेबी आप चाहते हो वो अगर हो चुका है, आपकी इस बेबी के बाद आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से इसी समय बात कर लेना है, क्योंकि जब आप इमरजेंसी में जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा डॉक्टर से बताने के लिए, कहने के लिए कि आप बात के लिए क्या चाहते हो। इसीलिए ये मंथ सबसे परफेक्ट माना जाता है इन सारी चीजों से रिलेटेड अपने डॉक्टर से बात करने के लिए।
कि आपको आगे जो है वो प्लानिंग में क्या करना है, या आपका मतलब कोई मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले ही डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर आप अपना ऑपरेशन चाहती हैं तो वो उसी समय, अगर सिजेरियन हो रहा है तो वो उसी समय हो जाता है, तो डॉक्टर कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी आज और कल वाली सिचुएशन होगी कि कब डिलीवरी हुई, कब नहीं डिलीवरी हुई। और दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे कि इस समय से आपको अपने शुगर पे ध्यान रखना है, आपको अपने बीपी पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय से जो है वो आपका वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा होगा। तो ऐसे में जो है आपको अपनी बीपी जो है वो हमेशा मॉनिटर करती रहनी है। अगर आपको लग रहा है मेरी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसमें लेट नहीं करना है, क्योंकि जो बीपी है ना वो बेबी को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए जो है आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस समय अगर टेस्ट की बात करें तो इस समय डॉक्टर जो है वो आपको आपका हीमोग्लोबिन यानी कि सीबीसी करवाएं या फिर सिंपल हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं, पता करने के लिए कि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हमारी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो मतलब जितना एक मानक है 11 से 13 उसके बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्योंकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी होगी आपकी या फिर सिजेरियन होगी तो ब्लड लॉस तो दोनों में ही होता है, काफ़ी होता है। तो इसलिए जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो है वो आपको फिर ब्लड जो है वो चढ़ाने की मतलब ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए ऐसे ज़रूरत आपको ना पड़े, इसलिए पहले ही इन सारे टेस्ट को करा लीजिए। और अगर मेडिसिन से भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो आपको जो है वो सलाइन के थ्रू, इंजेक्शन से, जिसे बोलते हैं ड्रॉप्स के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि मुझे दिया गया था। मेरे केस में जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे जो है वो आयरन की टेबलेट सूट नहीं करती है। ऐसा बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत से लोगों को ये होता है कि पहले कर रही होती है लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं करती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे नॉर्मल कभी भी मुझे अगर दवा लेनी पड़ी है आयरन की, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी ब्रांड की हो, कैसी भी हो, तो वो मुझे सूट करती ही नहीं है। चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो बिल्कुल नहीं सूट करती मुझे। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो फिर भी मेरी गायनी एक यहाँ मैं दिखा रही थी तो यहाँ से मुझे नहीं हुआ था, तो मुझे रेफर किया गया था, क्योंकि जब मेरा बढ़ नहीं रहा था हीमोग्लोबिन, यानी कि थोड़ा सा मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लिंक कर सको। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब टेबलेट सिरप ये सब कुछ नहीं सूट कर रहा था, और एक फिर उन्होंने चेंज करके दवा दी थी, वो बहुत छोटी छोटी सी होती थी, उसको दिया था, लेकिन मतलब टेबलेट्स वगैरह ये सब काम ही नहीं कर रही थी। तो फिर मुझे जो है वो इन लोगों ने रेफर किया था लखनऊ पीजीआई के लिए। जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने हीमोग्लोबिन के लिए मेरे वही चीज़ किया था। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को ग्लूकोज चढ़ते हुए ड्रिप से चढ़ता है, तो उसी तरीके से जो है वो मुझे जो दवाइयाँ हैं वो दी गई थी बढ़ने के लिए। तो आप जो है अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो इस बारे में अगर आपसे नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बस ध्यान इतना रखना है कि डिलीवरी से पहले पहले आप कोशिश करो कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत मेंटेन हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता है क्या मिलता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल पर है, बहुत अच्छा है, तो जब आप डिलीवरी कर लेते हो, चाहे आप नॉर्मल करो या सिजेरियन करो, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। आपको मतलब थकान नहीं होती है, आपको चक्कर नहीं आता, आपको अपने बच्चे को संभालने में प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि मेरे केस में क्या हुआ था, जब मेरी बेबी हुई थी तो शाम को ही, सुबह 5 बजे हुई थी मेरी बेबी, और शाम को ही उन्होंने मुझे करवट वगैरह दिला दिया था, और अगले दिन यानी कि मुझे बिल्कुल उठा दिया, और अगले ही दिन से मैं अपनी बेबी को संभालने लगी थी। खुद से अपनी सारी चीज़ें मतलब पॉटी जाना या सब करना सब अकेले ही मतलब करती थी। साथ में भले कोई खड़ा रहे, पूरा अकेले ही मैं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी बहुत अच्छी थी, मेरा हीमोग्लोबिन उस समय पे बहुत अच्छा था, तो मुझे बिल्कुल थकान लगती ही नहीं थी, मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता था कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई थी। इसलिए आपको जो इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो अपने हीमोग्लोबिन पे रखना है कि आपका आयरन, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो। और दूसरा जो टेस्ट की बात करें तो बीपी तो आपको करवाना ही करवाना है। उसके बाद आपको इस समय पे सबसे ज़रूरी एक और टेस्ट है जो कि होता है कि यूरिन का टेस्ट। अगर इस समय आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी केसेस में बेबी तक भी पहुंच जाता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे कम होता है, या और भी बहुत सारे केसेस होते हैं उनमें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस समय अपना जो है वो यूरिन टेस्ट कराना है। आपको ये देखना है कि आपको कहीं यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर उससे डील करेंगे, और अगर
सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है। और इस समय एक और टेस्ट होता है जो कि कुछ डॉक्टर 8th मंथ के लास्ट में कराते हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो 9th मंथ के स्टार्टिंग में कराते हैं। वो टेस्ट होता है कलर डॉपलर टेस्ट, यानी कि कलर डॉपलर स्टडी। उसमें क्या होता है, बच्चे की तरफ जाने वाले ब्लड फ्लो के बारे में देखा जाता है कि बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी हार्ट बीट सही से चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें जो है देखा जाता है कलर डॉपलर में। अगर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की तरफ जो ब्लड फ्लो जाने वाला है वो बहुत कम हो गया है या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो इमरजेंसी में जो डिलीवरी है वो जल्दी करवा ली जाती है, सिजेरियन या नॉर्मल। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है कलर डॉपलर टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपको करवाना है, ठीक है। तो इन सारी चीजें का आपको जो ध्यान रखना है, बैकपैक तो आपको अपना कर ही लेना है, और मैंने जितनी चीजें बताई हैं उन सबको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि मतलब आपको क्या करना है इस महीने में, मान लीजिए कि किसी को 8वें महीने के स्टार्टिंग में, किसी को 8वें महीने के मिड में, किसी को 8वें महीने के लास्ट में, या फिर किसी को 9वें महीने के स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका जो वाटर लीकेज है वो स्टार्ट हो सकता है। वाटर लीकेज का मतलब क्या, वो जो बेबी के आसपास पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया है तो विश्वास मानिए कि कोई भी आपसे कहे, कितना भी आपको प्रेशर करे कि 2 घंटे रुक जाओ, 4 घंटे रुक जाओ, 12 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, बेबी नॉर्मल हो जाएगा, यार डियर प्लीज इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो कि मेरा बेबी नॉर्मल ही होना चाहिए। ऐसे केस में आपको डिलीवरी तुरंत करवा लेनी है। मैं आपको बताऊं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब वाटर जो है ब्रेक हो जाता है और पूरा पानी वहां से निकल जाता है तो बेबी को बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे केसेस में बेबी की डेथ भी हो जाती है, बेबी की ब्रीदिंग बहुत कम हो जाती है, या फिर बेबी जो है जिसे बोलते हैं कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत हुई तो उसकी ब्रेन में क्लॉटेज हो जाते हैं और ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपके बच्चे को फिट्स की या बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो आप थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम के लिए, क्या आप चाहते हो कि जीवन भर आपका बेबी परेशान रहे? अरे यार, अगर ऐसी केसेस ऐसा बन रहा है कि आपके सिजेरियन करवा लेने से आपका बेबी बिल्कुल सेफ हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको करवा लेना चाहिए। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सिजेरियन इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आजकल तो सब कुछ नॉर्मल है, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस आप ध्यान इतना रखो कि एक अच्छी गायनी के अंडर में करवाओ ताकि आपको पकने की और इन सारी चीजों की प्रॉब्लम ना हो। बस कुछ चीज़ों का, हाइजीन का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो तो सब कुछ ठीक होगा। और दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये हमारा वाटर ब्रेक हुआ है या फिर ये जो है यूरिन निकल रहा है, क्योंकि यूरिन की भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है कि इस समय जो है खांसने से, छींकने से, ऐसे में आपको जो यूरिन है वो पास हो सकता है कुछ ड्रॉप्स। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये कौन सा है? जो जिन लोगों का 2nd 3rd बेबी है तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों का 1st बेबी है उनको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो भी इसी तरीके से हुई थी, यानी मेरा भी वाटर ब्रेक ही हुआ था। तो मुझे तो पहले पता नहीं था, लेकिन पता कैसे चल जाता है, आप इस तरह देखो कि जब यूरिन होता है, यूरिन पास होता है, यूरिन निकलता है तो उसमें एक स्मेल होती है, यूरिन की स्मेल होती है। और दूसरी चीज ये कि जब आपको यूरिन मान लीजिए पास हुआ, आपको लगा कि ये यूरिन है, तो आप जब यूरिन पास करके आओगे, यूरिन करके आओगे तो फिर आपको लीकेज नहीं होगा। लेकिन अगर वो वाटर ब्रेक है तो वो रुकेगा नहीं, वो पानी हो पूरा एकदम गीला हो जाए, आपको बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं फवारे की तरह पानी निकल सकता है, या फिर ड्रॉप से स्टार्ट होकर के वो बढ़ता जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। उस पानी में क्या होगा, कोई भी स्मेल नहीं होती है, पानी क्लियर होता है और वो जो है वो रुकेगा नहीं, वो पानी बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल देर किए बिना तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है और उनको बताना है कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सकें, बच्चे की हार्ट बीट चेक कर सकें, जो पॉसिबिलिटी हो, अगर नॉर्मल की है तो नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, और सिजेरियन की पॉसिबिलिटी बन रही है तो सिजेरियन करवाएं। लेकिन वाटर ब्रेक की कंडीशन में आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मेरे साथ जो है वो रात के 11:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो चूंकि मेरा पहला बेबी था तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। जैसे आपको पता ही है, घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इतना खुलकर बातें नहीं करते हैं, इतना हमको खुलकर नहीं बताते हैं कि हमको पता चल सके। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे साथ इतना नॉलेज नहीं था मुझे इन सारी चीज, हालांकि मैं सारी चीजों को देखती रहती थी, पढ़ती रहती थी, लेकिन फिर भी एक होता नहीं है कि जब ऐसा हुआ उस सिचुएशन में समझ पाना, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो जब ऐसा स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा ये क्या है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तुरंत ही कहा, मतलब
मुझे ये 10 मिनट के बाद ही मुझे लग गया था कि नहीं, ये शायद वाटर ब्रेक ही है। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है मेरा वाटर ब्रेक हो गया है और हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट कर लो, देख लो, आधे घंटे तक फिर चलते हैं। क्योंकि मेरा जो वाटर ब्रेक है वो फ्लो के साथ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि पूरा वाटर जो है वो लॉस हो गया और बेबी मेरा मतलब जिसे बोलते हैं डेंजरस कंडीशन में है। मेरा बिल्कुल ड्रॉप से वाटर ब्रेक स्टार्ट हुआ था, जिसे वन ड्रॉप, बिल्कुल इस तरीके से। ऐसा कब होता था, जब मैं स्पेशली बैठ जाऊं तब, और अगर मैं हल्का सा लेट जाती थी इस कंडीशन में तो थोड़ा सा कम हो जाता था। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने नीचे बोला, मैंने कहा सब लोग मतलब मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा कि ऐसा है, तैयारी कर लीजिए आप लोग, मुझे लगता है कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया और हमको डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। तो मतलब जैसे घर में होता नहीं है, लोग सोचते हैं कि अरे इतना क्या है, अभी दर्द वर्द होगा, उनको क्या पता जो पहले के लोग हैं इतना। तो मतलब यही उन लोगों ने बोला चलो वेट कर लेते हैं, सुबह तक चलते हैं। लेकिन अब जितना मेरी जानकारी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार अगर वाटर ब्रेक हो जाए तो तुरंत जाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे मतलब ये लगा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे वेट करूं, क्योंकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो मुझे वेट नहीं करना चाहिए। और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, तो मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी इस टेंशन में। मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर सब बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी, जैसे ही मुझे लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है तो मैं तुरंत जाऊंगी। तो अभी तो ड्रॉप था, तो ऐसे में मैंने तो पहले ये, जैसे मेरी क्यूरियोसिटी मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने गूगल खोला, उसमें मैंने ये देखा कि ये कौन सा मुहूर्त चल रहा है, मूर वगैरह तो नहीं है, अरे खुद ही ये सब कुछ देख लिया था कि मतलब किस टाइम पे कितने बजे अपने बेबी की डिलीवरी करवाऊं तो वो सही रहेगा। ये सब कुछ मैंने देख लिया था, क्योंकि मैंने ये पहले से डिसाइड करवा लिया था कि मुझे सिजेरियन नहीं करना है, मुझे नॉर्मल नहीं करना है। तो ये सब मैंने किया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बढ़ने लगा तो मैंने फोन किया अपने डॉक्टर को, करीब 1:30 बज रहे थे, 1:30 बज रहा था, 1:30 बज रहा था। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैम ऐसी बात है और मुझे लगता है कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया है, हालांकि वो अभी धीरे है लेकिन वो रुक नहीं रहा, तो ये वाटर ब्रेक ही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा लेट नहीं करो, तुरंत आओ। तो मैं तुरंत भाग कर गई और पूरी प्रिपरेशन करते, उनके आते, ये सब करते करते, पहले उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, तो तुम नॉर्मल करवाना चाहो तो कर लो। मैंने कहा नहीं, ये मेरी चॉइस है कि मैं उसको जो है सिजेरियन ही करवाना चाहती हूँ, नॉर्मल नहीं करवाना चाहती हूँ। और इसके पीछे क्या रीजन है आप लोग जानना चाहोगे तो किसी दिन जरूर बताऊंगी, जिस दिन मैं पूरी मतलब जिसे बोलते हैं बात करूंगी नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के बारे में, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर वो आई और 5 बजे के करीब जो है मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं सारी चीजें फील कर रही थी कि मेरे साथ कैसे हो रहा है, कैसे कट्स लग रहा है, कब मेरा बेबी आया। डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसे करके मेरा बेबी निकाला था पेट से, ऐसे, यानी उसका पेट का जो पोर्शन था मेरी बेबी का, वो उनकी हथेली पे इधर था और उसकी पीठ ऊपर को थी। बिल्कुल मैंने सब कुछ देखा था। उन्होंने पट्टी रखी थी, मैंने कहा हटा दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने कहा प्लीज मैम हटा दीजिए। वो थोड़ी सी फैमिली डॉक्टर थी मेरी, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। मैंने थोड़ी सी अपनी जो पट्टी है वो सरका ली थी और मैंने पूरा मतलब ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखा था। और ये सब कुछ मैंने बताया है अपने वीडियो में, आप देखना चाहें तो आप मेरा जो एक्सपीरियंस है ओटी का, वो वाला वीडियो सर्च करें और देखें, तो वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ओटी में कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे बताने का मेन यहाँ पे मैं इतनी सारी बातें क्यों आपको बता रही थी, इसीलिए बता रही थी कि आप डिफरेंस कर पाओ कि ये यूरिन पास हो रही है या फिर ये वाटर ब्रेक हुआ है। वाटर ब्रेक हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है अपनी फ्रीक्वेंसी देखकर। अगर वो अचानक से बहुत ज्यादा हो गया है तब तो आप बिल्कुल नहीं रुक सकते। अगर वो ड्रॉप से स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप थोड़ा टाइम लेकर के आराम से जा सकते हो। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ आप और शेयर करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम है आपकी, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपना बैग जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक और जरूरी चीज, इस समय आपका पेट तो बढ़ गया है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपने जो प्राइवेट पार्ट हैं उसको बहुत सारे, जैसे कि वी वॉश हो गया, क्लीन एंड ड्राई हो गया, या डॉक्टर बहुत सारे इंटीमेट वॉश देते हैं, उससे कोशिश कीजिए उसको क्लीन रखने की, ताकि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो हो भी नहीं, ठीक है। और 9वें महीने में प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे जाएंगे, किस सिचुएशन में जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम जो है
वो बात करने वाले हैं। और एक और चीज़ कहूँगी, अगर आपकी डिलीवरी इस दौरान हो जाती है 8वें महीने 8.5वें महीने पे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बेबी आपका बिल्कुल जिसे बोलते हैं वो उसका डेवलपमेंट हो चुका है, उसकी ग्रोथ हो चुकी है, वो आराम से सर्वाइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से हो जाती है। तो उसका कोई टेंशन मत लीजिए, बस उस फेज को क्या है इंजॉय कीजिए और इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक समय है जब आप अपने बेबी से बिल्कुल अपनी बॉडी से फिजिकली कनेक्टेड थी। अब क्या है वो सेपरेशन होगा, तो इसमें जो है थोड़ी सी आपको इमोशनल जो है टच और ज्यादा आपका बढ़ेगा, इमोशनली आप थोड़ा सा वीक फील करोगे। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अभी से ही मेंटली प्रिपेयर होना है उन चीजों के बारे में। बाकी जो है अब हम मिलेंगे 9वें महीने में। जिन लोगों को 8वें महीने से 9वें महीने यानी 9वें महीने से पहले ही 8.5 पौने 9 महीने पे ही बेबी हो जाता है आप लोगों को, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आपसे ये कहूँगी कि ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे बेटी चाहिए या बेटा, या फिर मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए माय डियर। सब कुछ बराबर होता है, बेटी भी वही सुख दे सकती है जो बेटा देता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बेटे नहीं देते और बेटी देती हैं, और बेटी नहीं देती बेटा देता है। तो मैं दोनों के बारे में कहूंगी, बस ये सब कुछ डिपेंड करता है अपनी परवरिश पे कि आप अपने बच्चे को कैसी परवरिश दे रहे हो। और उससे भी ज्यादा ये होता है कि आप कर क्या रहे हो। आप बच्चे को तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन खुद जो है अपने इन लॉज के साथ या अपनी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जो उसका जस्ट अपोजिट है। तो बच्चा ऑब्वियसली आपकी बताई हुई चीजों को नहीं सीखने वाला है, क्योंकि बच्चा या हम भी कोई भी चीज, हम जो चीजों को अपने सेंसेस के थ्रू ज्यादा, मतलब जिन चीजों को हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, उसको ज्यादा सीखते हैं। तो हमने तो बेबी को बताई कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे से बात करना है, लड़कियों से अच्छे से बात करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, लेकिन हम घर में खुद ही नहीं कर रहे हैं, अपने इन लॉ से गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा, वो वाला चीज सीखेगा, इसको नहीं सीखेगा। तो आपको जेंडर पे नहीं जाना है, बच्चा कैसा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर बाहर जब आ जाएगा तो आप उसकी हेल्थ आराम से बना सकते हो। और लड़की है तो भी उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, आगे चलकर वो आपका सहारा बनेगी, इमोशनली भी बनेगी और फिजिकली भी बनेगी। तो बस इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि 9 मंथ का वीडियो होगा, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, क्योंकि इसके बाद जो है वो आप लोगों की प्रेगनेंसी जो है वो मंजिल तक पहुंच चुकेगी, यानी डिलीवरी जिसे बोलते हैं हो जाएगी। इस समय एक प्रॉब्लम जो है वो कुछ लोगों को 9 मंथ से स्टार्टिंग से होती है और कुछ लोगों को इसी महीने से हो जाती है। वो ये होती है कि जो हमारा नाभि होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कुछ लोगों को वहां पर पेन भी होता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि बैंडेज लगा सकते हो उस पे, तो जब वो किसी चीज से टच नहीं होगा, रगड़ नहीं लगेगा, तो क्या नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में है, तो आप जरूर मुझसे कमेंट करके पूछिए। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, अगर जिनकी डिलीवरी 9वें महीने से पहले हो गई है उनको। और अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानने में भी। और मैं शेयर भी करूंगी अपने चैनल पे कि मेरी फैमिली के किस मेंबर के साथ कौन सा बेबी हुआ है, यानी बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। तो अपनी खुशियां भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय एवरीवन एंड